उर्दू पेडागोगी के लिए आप ये जो हमारे 15 क्वेश्चन अब उर्दू पेडागोगी के चालू होने वाले, तो क्वेश्चन नंबर 106 पे ध्यान दीजिए। मादरी ज़बान पर मुबनी, मादरी ज़बान पर डिपेंड है जो हमारी मदर टंग है, कसीर लिसानियत क्या है? कसीर लिसानियत यानी जिसको हम मल्टी लैंग्वेलिज्म बोलते हैं ना, एक से ज़्यादा ज़बानें। वैसे भी हमारे इंडिया में 3 लैंग्वेज फार्मूला सिस्टम है, नाफिज़ है, आपको पता ही है। तो मादरी ज़बान पे जो डिपेंड है ना, कसीर लिसानियत क्या है, वो उसके बारे में पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में बता रहा है सिर्फ मादरी ज़बान की आमोजिश नहीं, ये नहीं है, अभी तो मैंने बताया ना थर्ड लैंग्वेज फार्मूला है। मादरी ज़बान के ज़रिए आमोजिश, कसीर लिसानियत है ना, सिर्फ मादरी ज़बान के ज़रिए आमोजिश ठीक है, लेकिन कसीर लिसानियत के लिए ये बात सही नहीं है। थर्ड वाला पहले मादरी फिर मज़ी ज़बानों की आमोजिश, ये एकदम सही है। जो थर्ड लैंग्वेज फार्मूला है ना हमारे यहाँ, 3 लैंग्वेज फार्मूला, वो इसी पे डिपेंड है कि पहले आपको मदर टंग में तालीम दी जाएंगी, मदर टंग आपका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। तो ये कसीर लिसानियत बराबर सही है। 107 देखो, स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान कैसी जानी जाती है, यानी क्या दर्जा है स्कूल की तालीमी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी में ज़बान को क्या दर्जा दिया गया है? कसीर लिसानी तालीम, तालीम में ज़बान, मादरी ज़बान पर मुबनी कसीर लिसानियत या सालिसानी फार्मूला। अभी मैंने बताया 3 लैंग्वेज फार्मूला अपने में राइज है ना, तो तालीमी पॉलिसी के अंदर भी ज़बान को जो है सालिसानी फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला अप्लाईकेबल है ना। आपने 10वीं का मार्कशीट देख लीजिए, आपके 10वीं के मार्कशीट पे 3 लैंग्वेज होंगी डिफरेंट डिफरेंट, सालिसानी फार्मूला। ये ज़बान जो है इस तरीके से जानी जाती है ना। कई लोगों ने इसको ये वाला ऑप्शन मार देंगे, सिर्फ मादरी ज़बान पे तुम अगर ये बोलोगे तो बाकी ज़बानें कहाँ गई तालीमी पॉलिसी में, ठीक है। इसलिए मैं बोला क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से समझने का। ये पेपर के जो हमारी रेगुलर क्लास में रहेंगे ना, ये पेपर के अलावा कुछ मेरे पास नोट्स है जो मैंने इसको स्टडी करके बनाए हैं उर्दू पेडागोगी के, वो भी हम उसको डिस्कस और कवर अप करेंगे। 108 को देखो, कुल ज़बान के नज़रिए से क्या मुराद है? कुल ज़बान का नज़रिया, ठीक है। कुल ज़बान मतलब जिसमें ज़बान के सभी पैरामीटर्स आ जाए, सभी उसके जो अज्जा है वो पूरी तरीके से शामिल हो जाए। जैसे मैं बोलूँगा मेरे को कुल ज़बान मुझे आती है, या मैं कुल ज़बान पे अबूरियत रखता हूँ, तो मेरा रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग कंप्लीट रहेगा। तो क्या बता रहा है कि कुल ज़बान के लिए फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है कि एक ये मफरूज़ा फ़र्ज़ की गई बात है कि आमोज़गार, आमोज़गार यानी स्टूडेंट, जो बच्चा है, पहले हुरूफ और आवाज़, पहले बोलते हैं बच्चा पहले हुरूफ सीखता है और आवाज़, फिर लफ्ज़ सीखता है, फ़िक्रों और फिर जुमलों, फ़िक्रों मतलब वही जुमले के जो टुकड़े रहते हैं, फ़िक्रों और फिर जुमलों के तवस्सुत से ज़बान सीखते हैं। तो इस तरीके से ज़बान सीखते हैं, इसको बोल रहा है ये कुल ज़बान। सही बात है कि मैंने अभी बताया ना, कुल ज़बान में आपका उसके सभी पैरामीटर आ जाते हैं, तो इसमें पूरे पैरामीटर नहीं कवर अप हो रहे। जो ज़बान का जो लैंग्वेज का जो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ठीक है, तो पूरे ही, और ग्रामर के साथ साथ जो कम्युनिकेशन रहता है जिसमें हम गुफ्तगू करते हैं, तो वो पूरा पैरामीटर कवर नहीं हो रहा। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। एक मफरूज़ा है कि फ़र्ज़ की गई बात है कि आमोज़गार जो बच्चा ज़बान की आमोजिश की ज़बान की मुख्तलिफ़ इकाइयाँ और छोटी इकाइयाँ जैसे आवाज़ और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं, ये सही है। छोटी इकाइयों से शुरुआत करते हैं, वो भी ये वाले ऑप्शन में बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, आमोजिश की मुख्तलिफ़ इकाइयों, ये जो मुख्तलिफ़ इकाइयों है ना, तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ना पैरामीटर रहते हैं कुल ज़बान के अंदर जो बहुत सारे हैं, असल में यहाँ पे भी उसने पूरा डिटेल में नहीं बताया कि कौन कौन सी इकाइयाँ, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन कर दिए कि जो मुख्तलिफ़ इकाइयाँ, मतलब सबसे पहले तो हम छोटी इकाइयाँ ही सीखते हैं उर्दू में, आवाज़, हरूफ वगैरह, लेकिन जो बाद में फिर बड़ी इकाइयाँ आती है ना, दरमियानी इकाइयाँ, वो मुख्तलिफ़ इकाइयों के अंदर उसने स्पेसिफाई कर दिया है। तो जो मैं पैरामीटर बोल रहा था ना कुल ज़बान के अंदर, वो सेकंड वाले ऑप्शन में आ चुका है, तो इसको हम सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा कुल ज़बान के लिए, ठीक है। इसको एक बार वीडियो को रिवाइज करना अच्छे से, इसको देखने का। 109 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये की पॉइंट है अपना, मुख्तलिफ इकाइयाँ और छोटी इकाइयाँ दोनों को अंडरलाइन करना। 109 नंबर का क्वेश्चन देखो, ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया, कौन सा जो एटीट्यूड है, या कौन सा एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम, पॉइंट है उर्दू पढ़ाते वक्त, याद करने को ज़बान की आमोजिश का एक अंसुर तस्लीम करता है। हम कुछ याद कर रहे हैं और उसको बोलेंगे कि बच्चे की इसमें आमोजिश भी हो ही रही है याद करते करते, ठीक है। जैसे मैं कुछ याद कर रहा हूँ और हम बोलेंगे कि बच्चे की भी आमोजिश इसमें हो रही है, तो कौन सा वो रवैया है? पहले मैं बता रहा साख्तियाती रवैया, यानी जो बनावट है उर्दू की, बनावट वगैरह का कौन याद करते हैं? बनावट, जैसे ये बनावट है ना, इसको कौन क्या याद करेगा? दूसरा है कवायद के अज्जा के तर्जुमे का रवैया, जो हम कवायद के अज्जा रहते हैं ना, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, ज़मीर, इस्म, फ़ेल वगैरह, तो जो अज्जा है ना उनके तर्जुमे का रवैया, ये आपको समझता है कि वो कवायद क्या है, इस्म क्या है,
और वो तो याद ही रखना पड़ता है ना इसमें मतलब क्या है। ठीक है, अभी तो तुम भूल गए होंगे इसमें यानी क्या है, ज़मीर यानी क्या है, फेल यानी क्या है, लेकिन जो बच्चे उर्दू सीखते हैं तो उनको पहले तो याद रखना पड़ता है ना। जब जैसे हमने इंग्लिश सीखे तो पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वो सबको याद रखे ना कि किसको बोलते हैं। फिर बस जब धीरे धीरे हम फैमिलियर हो गए इंग्लिश से, तब वो नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर में तो उसको याद करना पड़ता है ना, और वैसी तो आमोजिश होती है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पता है इंग्लिश की, तो आप दूसरे स्टेप पे कैसे आएंगे। तो ये हमारा सेकंड वाले ऑप्शन है जो याद करने के लिए बोल रहा ना। जैसे मैंने आपको इंग्लिश की एग्जांपल देके बताया, उर्दू अगर आपकी मादरी ज़बान होगी तो आप उतना याद नहीं करोगे, लेकिन मैंने आपको इसकी मिसाल देके बताया इंग्लिश की कि पहले हम कवायद के अज्जा को याद करते हैं, नाउन प्रोनाउन वगैरह किसको बोलते हैं जुमले में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आमोजिश उसमें मुकम्मल होती है। 110 वाला देखो, काव्य जो ज़बान की उस्ताद है, मतलब काव्य उर्दू पढ़ाती है, ऐसा उसको कोई भेदभाव नहीं करना, बोले काव्य कैसे पढ़ाएंगे, उर्दू पढ़ा सकती है। उर्दू बहुत से नॉन मुस्लिम है जो उर्दू पढ़ाते हैं, इंडिया में है अभी भी। वो आमोजगार यानी बच्चों से मौजू की मुनासिबत से, जो भी टॉपिक है, काव्य ने बोली कि ये टॉपिक है, उसके मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सके। ठीक है, पहले और बाद में जिसको हम ये बोलते हैं अपना साबकी और लाहिके, है ना। लाहिके बाद में जोड़ते हैं, साबके पहले जोड़ते हैं। तो बोलती है कि ऐसे लफ्ज़ बताओ कि जो पहले और बाद में जोड़े जा सके, लेकिन मेरे मौजू के मुताबिक ही होना ना, अपनी मर्जी से मत बताओ। गुलदान, गुलबार, शानदार, बेदीन, कुछ भी मत बताओ, जो मेरा मौजू है उसके मुतालिक ही बताओ। इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे, इस हिकमत अमली को। ठीक है, अगर सिर्फ वो इतना बोलती कि पहले और आखिरी में जोड़ने वाले अल्फाज बनाओ तो साबिके और लाहिके बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करिए, कोई स्ट्रेटजी अपना रही है। पहले तो उसने एक मौजू दिया है और बोली कि उसके मुताबिक अल्फाज ढूंढो और ऐसे अल्फाज बताओ जिसमें आगे और पहले बाद में जोड़े जा सके। तो वो कौन सा है, तरकीब लफ्ज़ी है, लफ्ज़ों को तरकीब देना सिखा रही है, वो लफ्ज़ों का हाल, लफ्ज़ों का हाल के बारे में बता रही है, लफ्ज़ों का खेल है ये कि लफ्ज़ बनाना है, बनाना तो नहीं है, हाल भी नहीं होगा। फर्स्ट और थर्ड में से एक ऑप्शन है, कौन सा होगा, तरकीब लफ्ज़ी या लफ्ज़ों का खेल। नहीं, लफ्ज़ों के खेल के अंदर में बच्चों को इतना ज़्यादा ही जोर नहीं देना रहता, ये तरकीब लफ्ज़ी है। ठीक है, क्योंकि वो बोल रही है ना अल्फाज बताओ, और उसमें जो तुम अल्फाज बता रहे हो उसी से जो है अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सके। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो पहले और बाद में जोड़े जा सके, तो ये तरकीब लफ्ज़ी है ना, लफ्ज़ों को तरकीब देना। ठीक है, इससे जो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। थोड़ा मुश्किल जाता है ऐसे, मतलब लफ्ज़ों को ढूंढना, फिर बाद में पहले और आखिरी में जोड़े के वर्ड बनाए जा सकें। और यहाँ साबिक़ लाहिक़े के अलावा भी लफ्ज़ हो सकते हैं जो पहले और आखिरी में जोड़े जा सकते हैं। जैसे मौसम है, मौसम के अंदर मैंने एक लफ्ज़ बताया ज़मीन, ज़मीन और के आगे पीछे करके कुछ मैं वर्ड बना सकता क्या, ज़मीन और आसमान, एक लफ्ज़ बन गया। ठीक है, मौसम है, एक लफ्ज़ हो गया आपका, बहुत सारे वो लफ्ज़ बनते हैं मौसम के ऊपर में, तो उसके आगे पीछे करके ज़रूरी नहीं साबिक़ और लाहिक़े से ही बने, ये तरकीफ़ लफ्ज़ी है। जैसे ज़मीन और आसमान मैंने तरकीब लफ्ज़ी से लफ्ज़ बनाया ना, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ज़मीन व आसमान है तर बितर मौसम बारह में, ज़मीन आसमान है तर बितर मौसम बारह में, कोई आवाज़ है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। शेर बन गया, तो ऐसी शायरी भी करना ज़रूरी है। चलो ठीक है, 111 को देखो, शेर को लिख के रखना पड़ेगा। ठीक है, 111 को देखो, उस्ताद अपने आमोजगारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। ठीक है उस्ताद जो है बच्चों ने कितनी ज़बान सीखी है, कितनी कमांड आई है, उनको सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक़्तिबास यानी पैराग्राफ के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है। हर 5वें लफ्ज़ को, ये थोड़ा अलग तरीके का टॉपिक लग रहा है। पैराग्राफ के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहते हैं, और बच्चों को बोलता है जो छूटा हुआ लफ्ज़ है ना तुम मालूम करो। पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिए, ये 5वां लफ्ज़ छूटा हुआ है, इसको तुम पता करो। जांच के इस तरीके कार को क्या कहते हैं। फिर इन द ब्लैंक नहीं होगा ना, क्योंकि हर 5वें लफ्ज़ को वो कर रहे हो। जैसे ये पूरा पैसेज, पूरा पेज भर के पैसेज है, ये 4 लफ्ज़ है, ये छूटा हुआ है, फिर 4 लफ्ज़ है, फिर छूटा हुआ है, 4 लफ्ज़ है, फिर छूटा हुआ है। बच्चे ही बोलेंगे कि कोई दूसरा काम धंधा नहीं, क्या मेरे को तुम 5वें लफ्ज़ पे लगा दिया, मेरे को हर 5वें लफ्ज़ के लिए मेरे को ही बोल रहे हो। लेकिन क्या होंगे ये, इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना नहीं, समझने के लिए पढ़ना नहीं है यहाँ पे ना। समझने के लिए पढ़ना तो उससे हम स्कैनिंग करते हैं ना, पूरा ही देखना पड़ता है उसमें। फ़र्हंग की जांच भी नहीं है, वो बस छूटा हुआ लफ्ज़ ढूंढना है ना, मुश्किल वो लफ्ज़ नहीं ढूंढना है। खाली जगह को पूरा करना भी नहीं होगा ना, क्योंकि जैसे 2 3 4 5 बहुत हो गया तो क्वेश्चन खाली जगह पूरा करने के लिए, लेकिन हर बार वो 5वें लफ्ज़ को छोड़ दे रहा है।
तो ये चौथा वाला जो क्लोज टेस्ट रहता है, ठीक है। अभी क्लोज टेस्ट ये क्या रहेगा, जैसे मैंने तुमको कोई पैराग्राफ पढ़ाया हूँ या बताया हूँ या कोई कहानी सुनाया हूँ और वो पैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, या मैंने तुमको पैसेज लिखा, एक कहानी तुमको सुनाया, मैंने एक पैराग्राफ सुनाया और बता दिया तुमको, और फिर मैं वो लिखा रहा हूँ बोर्ड पे, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं, हर बार पाँचवें लफ्ज़ को छोड़ दे रहा हूँ। तो ये क्लोज टेस्ट इसलिए रहता है कि तुम्हारे दिमाग में कितना गया, तुम्हारा लिसनिंग एबिलिटी कितनी थी, तुम एक एक्टिव कितने थे, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए रहता है क्लोज टेस्ट। एक अच्छा टेक्निक है ये। 112 को देखो, बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना खाली जगह है। सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना, क्या है ये? बॉडी लैंग्वेज नहीं, ये तो बोलने की बात है ना, ये बोलने का तरीका है, ठीक है, बोलने का तरीका, सही लफ्ज़ को सही तरतीब और सही तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन सही होना, ये बोलने का तरीका है। हमारा बोलने का तरीका भी ऐसा म्यारी रहना चाहिए। 113 को देखो, 113, कहानी कहने को बतौर तद्रियासियती अलयकार इस्तेमाल किया जाता है। सही बात है वो, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट रहता है उसमें। तो क्यों इस्तेमाल किया जाता है तुमको बताना है। सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, बच्चों में लिसनिंग एबिलिटी बढ़े, बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग देने के लिए, ज़बान और अदब की महारतों को फ़रोग देने के लिए, ये क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए। तो ये नज़्म व ज़ब्त नहीं रहता इसमें। पहला वाला हो सकता है, दूसरा वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बच्चे कहानी सुनते हैं ना, ज़्यादा बोलते नहीं है, कहानी सुन के अपने ही राम कहानी चालू कर दिया, वैसा नहीं है। पहले और तीसरे में से ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तद्रियासी बोल रहा है, तद्रियासियती बोल रहा है ना, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। सुनने को तो मैं तुमको गाना भी सुना दूंगा बच्चों को, भजन भी सुना दूंगा, कुछ भी सुना दूंगा, लेकिन तद्रियासी तौर पे जो है ये ज़बान की अदब और महारतों को फ़रोग देने के लिए। क्योंकि बच्चों का अदब क्या रहता है, बच्चों का अदब इन्हीं कहानियों और नज़मों में पोशीदा है ना, तो उन्हीं को हम नज़मों और कहानियों के ज़रिए बच्चों के अदब को फ़रोग देते हैं। तद्रियासी समझ में आएगा, तद्रियासी अलयकार है। ये कुछ कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसमें टीचर्स जो है, मतलब जो कैंडिडेट है, गलतियाँ करते हैं। 114 को देखो, सियाक में कवायद से क्या मुराद है। कवायद से क्या मुराद है, जो हमारा पैराग्राफ के अंदर कवायद आता है ना, वो उसका ही पार्ट है, मतलब पैराग्राफ के आपके पैसेज का ही पार्ट है कवायद। तो क्या मुराद है हमको बताना है यहाँ पे। फर्स्ट में बता रहे हैं मश्क व अमल से कवायद की आमोजिश, उसके लिए मश्क और अमल दी रहती है। पहले कवायद के उसूल, पहले उसूल बताए जाते हैं, फिर उनके अमल की आमोजिश, फिर उनके अमल बताए जाते हैं, लेकिन सियाक के मुताबिक है ना। ये दोनों ठीक है, हो सकते हैं ये दोनों, लेकिन कवायद के मुतालिक होंगे। ये सियाक में बोल रहा है ना, कवायद सियाक के अंदर, ये अलग से कवायद अगर है तो ये हो सकता है, अलग से तुम बच्चों को कवायद बता रहे हो। लेकिन सियाक यानी कि तुम पैराग्राफ में कवायद है, तो ये दोनों पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये अलग हो गए ना, हमारे पैराग्राफ के अंदर ही है कवायद। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन में क्या बता रहा है, सियाक में देखे और पढ़े जाने वाली फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश। यही रहता है ना, जैसे पैराग्राफ के अंदर जो आपका कवायद रहता है, तो पैराग्राफ से रिलेटेड ही रहता है ना, सियाक से रिलेटेड ही रहता है ना, और उससे रिलेटेड वो सवाल पूछता है ग्रामर पे, ताकि आपको बच्चे को लगे ना ऐसा कि ग्रामर एक अलग ही दुनिया की चीज़ है। पहले ऐसा होता था कि ग्रामर को अलग से पढ़ाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, पैराग्राफ के अंदर, नज़म के अंदर ही इंक्लूड हो गया ग्रामर। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही है। 115 को देखते हैं, दर्ज झैल में से कौन मुताले की महारत नहीं है, कौन सी जो है जिसमें मुताले की महारत नहीं आती है। जैसे आपका फर्स्ट वाला बता रहा लेक्चर के दौरान नोट लेना, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तुम लोग, मेरा भी जब लेक्चर होता है तो नोट लिखा करो। पढ़ने के दौरान नोट लेना, भी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, तो भी नोट करो। तहकीक का खाका तैयार करना, हाँ ये भी होगा मुताल्ला, ऐसे ही नहीं बनता खाका। अगर जैसे मेरे को रिसर्च करना है कितने स्टूडेंट सीटीईटी पास हुए, या सीटीईटी पास करने के लिए हम क्या क्या तहकीक कर सकते हैं, क्या क्या मतलब उसकी कोशिशें कर सकते हैं, तो ये एक तहकीक है ना, तो उसके लिए मुताल्ला करना पड़ेगा ना। तो तीनों ही सही है, तो चौथे वाला अपना ऑप्शन होगा। प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना, इसके लिए कोई मुताला तैयार नहीं करना। जैसे अपन प्रोग्राम बना रहे कि कल अपने को बनाना है 5 किलो बिरयानी, तो उसके लिए कोई मुताला नहीं करना पड़ता ना। 5 किलो बिरयानी बनाने के लिए मुताला कर रहे, बिरयानी में कैसा आएगा, रंग कौन सा कलर का रहेगा, ये क्या रहेगा, वो रहेगा, वो तुम्हारी तैयारी है ना, कोई मुताला थोड़ी करना पड़ता है। बिरयानी वाले को फ़ोन करो, फ़ोन नंबर नहीं है तो मेरे से लो, 5 किलो बिरयानी बना के देंगे तुमको। 116 वाला देखो क्वेश्चन, दरसी किताबों के मुसन्निफिन, जो टेक्स्ट बुक के जो मुसन्निफिन रहते हैं ना, हमेशा नसरी इक्तबास नसरी इक्तबास यानी कि जो आपका ये रहता है ना, मतलब इसको हम मजमून वगैरह का बोल सकते हैं, मजमून से रिलेटेड नसरी रहता है, मतलब नज़म नहीं रहता इसमें, नसरी इक्तबास
नज़म बयानिया को और असली तरीक़े को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? वो किताबों में ये सब चीज़ों को क्यों शामिल करते हैं जो मुसन्निफ़ीन हैं? तुम्हारी किताब देख लो उर्दू की किताब में ये सब मुसन्निफ़ीन की नज़में भी रहेंगी, उनके ख़त भी रहते हैं, उनके मज़मून भी रहते हैं, उनके और भी जो पॉइंट्स हैं अपने उर्दू ग्रामर के, ठीक है। नावल्स रहते हैं, उनके इंशाइया रहते हैं, नज़म रहती है, रुबाई रहती है, ये सब चीज़ों को क्यों शामिल करते हैं लेकिन? रहते हैं ना उर्दू की किताबों में, शामिल क्यों करते हैं तुमको वो बताना है। पहला बता रहे कि वो मुस्तनिद और फितरी ज़बान में होते हैं। जैसे अभी हमने गालिब की गज़ल पढ़े तो ठीक है, गालिब की गज़ल मुस्तनिद लग रही थी कि तुमको सनद याफ्ता वाकई एक मतलब अच्छी उर्दू में कही गई है। और फितरी ज़बान में थी ना वो नज़म, कुछ ही वर्ड्स उसके थोड़े मुश्किल थे, वो भी हम फितरी ज़बान में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखने का, जैसे हमने उर्दू की नज़म देखे ना, बहुत फितरी ज़बान में थी वो, उसमें तुमको समझ में आ रहा था। लेकिन यहाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये पूरी तरीके से फितरी ज़बान में नहीं है, इसलिए तुमको दिक्कत जाती है, ठीक है। 117 नंबर का क्वेश्चन देखो, दस जल काम को क्या कहते हैं? ये जो आपको काम लिखा हुआ है ना 3 लाइन में, क्या बोलेंगे इसको? काम क्या है कि उस्ताद अपनी रफ्तार से मदन को पढ़कर सुनाता है, पैराग्राफ पढ़ता है, ठीक है। और आमुज़गार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं, ठीक है। मैं जैसे ग्रुप में अकेले नहीं बोल रहा, ग्रुप में नुकात लिखते हैं, पॉइंट शॉर्ट नोट्स बनाए उन्होंने, और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। फिर वो जो पॉइंट्स रहते हैं उनके मदद से दोबारा से वो मतन को बनाते हैं। तो क्या कहेंगे इसको? का फर्स्ट में बता रहे कि इमला नहीं, इमला के अंदर तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते हैं ना, डिक्टेशन होता है, उसमें दोबारा से कुछ नहीं होता। दूसरा बता रहा है कवायद का इमला, तीसरा बता रहा है दोबारा लिखने का काम, चौथा बता रहा है बाहमी इमला। तो ये 3 में से एक होगा। ऐसा कभी किए क्या तुमने, या कभी टीचर ने तुम्हारे साथ किए क्या ऐसा एक्टिविटी? एक दिक्कत वो भी है ना, ये जितनी एक्टिविटी बताई जा रही है उर्दू ज़बान की क्लास में इतना होता ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप उर्दू का क्लास कर रहे हो मेरे पास तो इंग्लिश का भी करो। वो जो इंग्लिश का लैंग्वेज पेडागॉजी है ना, वहाँ से भी मैं बहुत कुछ कवर कर दूंगा आपका। तो ये दोबारा लिखने का काम भी नहीं है और ये बहामी इमला भी नहीं है। ये जो है आपका पॉइंट आता है कवायद के इमले में, ठीक है। कवायद यानी ग्रामर को हम पर्टिकुलर इसी तरीके से सीखते हैं, क्योंकि जो बच्चे जो पॉइंट को नोट कर रहे थे ना शॉर्ट में, वो कवायद थे। कवायद के उन्होंने पॉइंट्स को नोट्स किए और बाद में उन्हीं कवायद के मुतालिक लिखे कि इसमें इसम आया था, इसमें ज़मीर आया था, इसमें सिफत आई थी। जैसे टीईटी का अगर तुमने पेपर दिए होंगे तो वो खाली जगह रहती थी ना, खाली जगह बोल रहा, अंडरलाइन रहता था ना, ख़त कशीदा, वो कवायद के इमले से रिलेटेड ही पॉइंट है। टीईटी का तो लेकिन पेपर बहुत मतलब उसका प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आया ना, जो पॉइंट्स बच्चे नोट कर रहे हैं ना जल्दी जल्दी, वो कवायद को ही नोट्स कर रहे हैं और बाद में जो मतन को दोबारा तश्कील कर रहे हो वो कवायद की मदद से ही, कवायद के हवाले से ही दोबारा तश्कील कर रहे हो, ठीक है। 118 क्वेश्चन है, पहली ज़बान को फ़रोग देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज को प्रमोट करना, इससे हम क्या मुराद लेंगे? पहली ज़बान मतलब बच्चे की मादरी ज़बान ही होंगी। आमोजिश यानी सीखना, अपने आप सीखना, फ़रोग या वकूफ़। तो पहली ज़बान जो रहती है ना उसमें बच्चे अपने आप ही सीखते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन तुमने सुने होंगे, अधिगम और अर्जन जिसको बोलते हैं। तो ये एक्विजिशन में आता है, अपने आप सीखना, अधिगम में आता है, हिंदी में इसको अधिगम बोलते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज से हम अपने आप ही सीखते हैं, ठीक है। अभी ये 2 क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और वैसे भी ये डेमो क्लास है, ठीक है। जो हमारे रेगुलर क्लास रहेंगे तो उसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे सिलेबस, ठीक है, समय लेकर। डेमो क्लास है तो इतना क्वेश्चन काफ़ी है। वैसे तो मेरे को करना था पूरा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा अभी मेरे पास समय नहीं है, दूसरा भी एक मेरा क्लास है। तो डेमो क्लास के लिए इतना काफ़ी है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से आप उर्दू आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप उर्दू का क्लास भी ज्वाइन कीजिए मेरा, ठीक है। ओके, थैंक यू।